नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो ना एकदम? सुना है हमारे ग्रेड फर्स्ट के बच्चे बेहद दबाव में हैं। और हों भी क्यों ना, जब तय रणनीतियां समर में काम न आए तो हर चेहरा तनाव दिखाए। यही बात है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड फर्स्ट भर्ती परीक्षा के जो ग्रुप ए और बी के जो जीके के पेपर हैं, खास तौर से उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि हर बच्चा उदास है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जैसा हम सोच के जाते हैं वैसी चीजें अगर नहीं आए तो हमें दुख होता है, और इस दुख का कारण यही है। ऑप्शनल के पेपर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है और जो ट्रैक ऑलरेडी फॉलो किया जा रहा है वही है। हालांकि ये देखो हर प्रतियोगी परीक्षा में होता है। जब हम स्टूडेंट थे उस समय भी ऐसा होता था, जैसे आईएएस के जो सिविल्स के प्रीलिम्स होते थे या मेंस होते थे तो उनके ट्रेंड बिल्कुल नहीं आते थे, और ये एक्सपेरिमेंट अब यहाँ पे किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई है कि भाई 75 क्वेश्चन में से कुछ एक तो अनुपात बदल गया है, कुछ एक परसेंट ज्यादा हो गए, कम हो गए। जैसे साइकोलॉजी है, बिल्कुल उड़ा दी गई है, 3-4% आ रहे हैं। तो साइकोलॉजी को बच्चों ने बहुत लंबे समय से पढ़ रखा था, ग्रेड सेकंड में, रीट में, और यहाँ पे कुछ रिपीटर्स थे, तो उनको लगा कि यार जो हमारा पुराना मटेरियल वो काम नहीं आया, और उसी के सहारे वो आगे बढ़ रहे थे। मैनेजमेंट के 7 क्वेश्चन है, लेकिन ये 10 क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। अब मैं यहाँ पे कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपका कोई मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक ज्यादा हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न की एग्जाम में अगर हम लोग बिलो परफॉर्म कर रहे हैं तो ये हमारी फेल्यूर है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते। सब्जेक्टिव जो पेपर होते हैं उसके अंदर हमारे मार्क्स नहीं आते हैं, कई बार हम ऐसा देखने को पाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमारी स्ट्रेटजिक फेल्यूर हो, चाहे हमारी अटेम्प्ट में इमोशनलिटी या स्टुपिडिटी जो भी हो, वो सब उसके लिए हम अंतिम रूप से जिम्मेदार हैं। अब आप जैसे जंगल में जा रहे हो और आपको गीदड़ का शिकार करना है, लेकिन आपने शेर के शिकार की स्ट्रेटजी नहीं बनाई, तो भाई उस जंगल में तो शेर भी मिल सकता है। तो ये ठीक बात वैसी थी जो ट्रैक आरपीएससी फॉलो कर रही थी, और जिस पैटर्न पे हम लोग अभी तक चल रहे थे उसमें थोड़ी सी हेरफेर हुई। खास तौर से इतिहास विषय जो है वो 15 क्वेश्चन को कवर करता है, और उसके अंदर एक सामान्य बच्चा 7% ही कर सकता था जो नॉन हिस्टोरियन बैकग्राउंड का है। उसके लिए 10-11% करना बहुत ही मुश्किल था। 10-11% वह बच्चा कर पाया है जो सब्जेक्ट का भी है और साथ में कॉमन सेंस भी उसमें है। कॉमन सेंस भी एग्जाम के अंदर लगाना पड़ता है, थोड़ा स्मार्ट ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर को चूज करना पड़ता है। तो अपन ये मान लेते हैं कि एक बहुत स्मार्ट बच्चे के लिए 11 क्वेश्चन थे, एक कॉमन बच्चे के लिए 7% थे, 10 ज्योग्राफी के थे, सामान्य थे, कर सकते हैं आप, तो 10 और 7 17 हो गए। उसके बाद में आपकी जो साइंस थी, साइंस बेसिकली 9-10 की बुक्स से हमेशा पूछी जाती है, और मैं ये बात हमेशा बोलता हूं कि 6 से लेकर 10 तक की एटलीस्ट आपको बोर्ड की बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। तो आप वहां से 5 क्वेश्चन में से 4 मान लो, अच्छे बच्चा 4 तक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो एक तरीके से 10 में से अपन 8 मान लेते हैं, उधर 7 मान लेते हैं, तो 15 और 4 19 सवाल यहां से हो गए। हिंदी के बहुत ही सामान्य से सवाल आते हैं, अगर आप एक गलत करते हैं तो 4 हो गए, तो आपके हो गए 23। ठीक है। और उसके बाद में साइकोलॉजी, और ये जो है, अगर आप कमिटेड स्टूडेंट हैं और आपकी प्लानिंग जो है वो एकदम फुल प्रूफ है, यू आर लुकिंग फॉर योर सिलेक्शन, यू आर नॉट जस्ट जोकिंग। बिकॉज अगर आपको कोई स्कूल लेक्चरर बना रहा है तो इतना तो एक्सपेक्ट करता है ना कि आपको किसी लेवल में या किसी पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर स्पेशलिटी हासिल हो। तो फिर रेस्ट जो बचे 7 क्वेश्चन, 30 के स्टैंडर्ड के लिए जाने की बात कर रहा हूं मैं, तो 30 के अंदर हम देखते हैं कि साइकोलॉजी के 3 और 7 मैनेजमेंट के हैं, तो टोटल हो गए 10। 10 में से आप मान लीजिए 8 अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो 23 जो हमने पीछे जोड़ा, 23 में 8 जोड़ दीजिएगा, 7 जोड़ दो, तो 30 हो गए आपके। अब बोनस है कि आप मैथमेटिक्स, इंग्लिश,
रीजनिंग, ये वाला पोर्शन है पॉलिटिकल साइंस। यहां से आप क्या कर रहे हैं? तो पॉलिटिकल साइंस में आजकल पेपर इतना आसान नहीं आता है, तो एक दो सवाल का जुगाड़ तो हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप इंग्लिश के अंदर हल्के से जैसे कुछ देखेंगे जो जो चीजें हार्ड नहीं है, तो एक दो सवाल का जुगाड़ आप वहां से भी कर सकते हैं, तो 4 हो गए। मतलब एक बहुत ही एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, वो क्या करे? तो करना ही पड़ेगा। either you have to sign here, otherwise you have to sign at Berlin। एक फेमस कोटेशन है, जब हिटलर को जर्मनी के जो प्रतिनिधि मंडल को वर्साइली की संधि या वर्साई की संधि को साइन करने के लिए जब उन्हें ऑफर किया गया, तो दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना किया कि हम साइन नहीं करेंगे। तब उन्हें मित्र राष्ट्रों की तरफ से जो ऑफर था, मतलब जो बात कही गई वो ये था, इधर यू हैव टू साइन हियर, या तो आप यहां साइन करें, अदरवाइज यू हैव टू साइन एट बर्लिन। तो वही बात है, या तो आप इसे तैयार करें या फिर सामान पैक करें। अगर संघर्ष में आए हैं तो निसंदेह जीत के जाना पड़ेगा। और यार ये भी एक देखो सोचने वाली बात है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप कितना भी स्कोर करें, आप आउटस्टैंडिंग हो तो भी सिली मिस्टेक हो जाती हैं, पेपर का लेवल टफ आ जाता है। तो कुल मिला के आपके फाइनल टोटल में जब सीटें बहुत कम होती हैं तो फर्स्ट पेपर का रोल होता है। ऐसे में अगर हम 30 सवाल नहीं कैरी कर रहे हैं 75 में से, तो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हमारा सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा, केवल पास होने से भी क्या होगा। तो ये भी सच है कि हमारा क्वालिफाई करना और इतने नंबर लाना हमारे लिए इंपेरेटिव है। दिस इज ए मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एंड वी हैव टू डू दिस डेफिनेटली। ये मैं करना पड़ेगा, दिस इज मस्ट फॉर यू। ये आपके लिए एक इंपेरेटिव चीज है, अनिवार्य चीज है। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैग्मेटिक, आप वास्तविक बनो, वास्तविकता में जियो। अब समस्या ये आती है कि बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री तैयार कर लेते हैं, मैनेजमेंट तैयार कर लेते थे, एक करंट है, मैं करंट तो भूल ही गया, एक करंट भी है। करंट इस बार ऐसा करंट मारने वाला था, 12 क्वेश्चन है, उसमें से आप 50% भी नहीं कर पा रहे हैं। चेंज हो रहा है, क्या करें, सबके लिए चेंज हो रहा है, आपको जुगाड़ करना है, तो 2 4 5 आप इसमें से निकाल दें। मैं कह रहा हूं कि 35 प्लस से लेके 40 तक का जुगाड़ एक बच्चा कर सकता है। हार्ड टफ जो हार्ड पोर्शन है मैथ्स का, उसको आप छोड़ दीजिएगा, रीजनिंग वाला पोर्शन कर लीजिएगा। थोड़ी इंग्लिश का जो बहुत ही मोटे मोटे तौर पे जो ग्रामर है उसको आप कैरी कर लो, 9th-10th की बुक्स आप पढ़ लीजिएगा। ज्यादा अच्छा पढ़ना है तो रेन मार्टिन पढ़ लो, कर सकते हो आप। करंट को आप थोड़ा सा एलेबरेटेड फॉर्म में पढ़िएगा, इसमें आपकी क्रोनोलॉजी, मूमल और ये जो भी ट्रेडिशनल बुक्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके स्थान पे आप प्रतियोदय दर्पण पे जाइएगा या फिर थ्योरली आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा। तो निश्चित रूप से आपका जो समसामयिक पोर्शन है थोड़ा ठीक होगा, डिटेल्ड होगा। ज्यादा लंबा पूछ नहीं रहे। मुझे याद है जहां तक 2022 का जो पैटर्न था उसमें भी लास्ट 4 मंथ का था, इस बार लगभग अराउंड 3 मंथ का कवर किया गया है। तो ये जो ट्रेंड है, तो एटलीस्ट आप 6 महीने का मानिएगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप लंबी तैयारी में हैं तो दिस इज नॉट ए ट्रेडिशनल, दिस इज नॉट ए साइंटिफिक और अनचेंजेबल रूल। ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक और अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि यही आएगा। आपको 1 साल तक तैयार रहना चाहिए। लास्ट के 6 मंथ को आप बहुत डेप्थ में पढ़िएगा और बचा हुआ जो पीछे का 6 महीने का उसका आप थोड़ा सा सुपरफिशियल पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी देखो, पैटर्न चेंज होता है, होना भी चाहिए। पैटर्न चेंज का इम्पैक्ट पढ़ने वाले बच्चे पर कभी नहीं पड़ता है। अगर उसने एक सिस्टमेटिक और एक लंबी तैयारी की है तो उसका स्कोर अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। किसी बायस के साथ में जाना कि मैं इतने सवाल करूंगा, पेपर कमजोर हार्ड हो गया तो बहुत ही नेगेटिव मार्किंग में फंस जाना, ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। किसी दूसरे का परिणाम देख के या दूसरे का हाल देख के खुद के ऊपर अत्यधिक जिम्मेदारी ले लेना। जैसे पहला पेपर हुआ
तो सेकंड ग्रुप वाले बच्चे इतना ज्यादा हार्ड पेपर नहीं होने के बावजूद भी दौड़ से बाहर हो गए। उन्होंने अज्यूम कर लिया कि हमारा सेकंड पेपर भी ऐसा ही आएगा और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो केवल उनकी रणनीतिक विफलता जो है या उनका ऐसा माइंडसेट जो नहीं होना चाहिए था वो उन्होंने चूज कर लिया और वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। 2 साल पढ़े, 2.5 साल पढ़े और केवल 1-2 सवाल में अटक के रह गए हैं। कोई भी भर्ती परीक्षा की जो एजेंसी होती है उसके ऊपर बहुत दबाव होता है ऐसा पेपर बनाने का, क्योंकि पिछले कई सालों से आरपीएससी की साख पे बट्टा लगा हुआ था। तो ऐसे में वो भी ऐसा सवाल, ऐसे पेपर बनाने के लिए बाध्य थे। एक तो कम भर्तियां हैं तो वैसे भी बच्चों को स्क्रीनाइज करना था, उनकी छटनी करनी थी, तो आसानी से ये काम भी हो गया। तो अब हमें इससे सबक लेने की जरूरत है। जो हो गया सो भूल जाओ, लेकिन इससे ये भी हवा नहीं बनाना है कि पेपर चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, किताबें फेंक दो, नया आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पैटर्न में भी आपके वही साथी सिलेक्ट हो रहे हैं जिनकी स्टडी एक सिस्टमेटिक वे में थी और उसी मटेरियल से, जिस मटेरियल को आपने पढ़ा है। तो ये मत भूलिएगा। अगर कोई 2-4 सवाल से आपको माहौल बना के आपका दिमाग डाइवर्ट कर रहा है तो वो या तो बिजनेसमैन है या फिर उसे कंपटीशन की समझ नहीं है। 1-2 कंपटीशन दे लेने से और किसी की तुक्का लग गया हो तो मैं नहीं मानता कि वो परिपूर्ण है। हमने बहुत सारे कंपटीशन दिए, केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएससी, आरपीएससी, आरएस के, सिविल सर्विसेज के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, स्कूल लेक्चर के। मैं हर फील्ड में एग्जाम दिया हुआ हूं और मैंने बहुत ही नजदीकी से चीज देखी है। अगर आप अच्छे हैं और आप कमांडेबल पोजीशन में हैं, then always you will emerge in pole position. Always you will seated in driver seat. On driver seat, right ना? तो आप हमेशा ड्राइवर सीट पे बैठेंगे अगर आप कैपेबल हैं तो ये चीज ध्यान रखनी है। बहाने नहीं चल सकते हैं। इमोशनल फूल नहीं बनना है, भावनात्मक मूर्ख नहीं बनना है। मीठी मीठी बातें करके मुझे किसी से कोई व्यूज बढ़वाना या फॉलोइंग बढ़वाना ये पसंद नहीं है। आई एम हार्ड कस्टमर इन माई स्पीच ऑलवेज। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ये बात बताता हूं कि जो तुम्हारे पास उपलब्ध है वो पर्याप्त है। ग्रेड फर्स्ट के, ऑप्शनल के, हिस्ट्री के जो बैचेज हैं, ये मेरा 5वां बैच था जो मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन में और इस बार ऑनलाइन भी था। हमेशा हम कामयाब रहते हैं मोर देन 85 अप टू 90% सिलेबस कवर करने में हमेशा। और मैं मानता हूं कि इस बार भी जैसे 15 क्वेश्चन ऐसे थे पूरे 140 में से जो डायरेक्टली हमारे मैटर से मतलब सीधे तौर पे नहीं थे, और 7-8 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। ये हर कंपटीशन में होता है। आप कभी भी 100% नहीं दे सकते हैं। 550 घंटे की क्लासेस के अंदर अगर आप इतना मटेरियल प्रोवाइड करवा पा रहे हो बच्चे को तो दैट्स टीचिंग। ये एक टीचर की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक बहुत लंबी लंबी क्लासें लें, बच्चों को बहुत सारा मटेरियल दे दें, बहुत सारी टेक्स्ट बुक बता दें, बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड कर दें, बहुत सारा मटेरियल गाइड में लिख दें। दैट्स नॉट टीचिंग, दैट्स नॉट प्रोफेस ऑफ नॉलेज। बच्चे को एग्जाम ओरिएंटेड, कंसेप्ट बेस्ड और सिलेक्शन आधारित तैयारी तक पहुंचाएं। कई बच्चे पूछते हैं सर सारे लोग प्रूफ देते हैं, आप क्यों नहीं देते? मैंने कहा आई एम सेल्फ एविडेंट, मुझे प्रूफ देने की जरूरत कहां है? अपने बच्चे ग्राउंड लेवल पे नौकरी कर रहे हैं सब जिलों के अंदर। तो हमारे से पढ़ा हुआ बच्चा जब भी कभी आपसे मिले तो आप उससे एक ही सवाल पूछें, क्या उनका पढ़ाया हुआ पर्याप्त था? अगर आपको जवाब ना में मिले तो कसम खुदा की छोड़ देंगे ये। लेकिन इस पे मेहनत की थी क्योंकि मैं सिविल्स का स्टूडेंट रहा हूं, सिविल एस्पिरेंट रहा था, आईएएस वगैरह, आरएस वगैरह में मैं क्रैक किया हुआ हूं। तो वहां पे एक बहुत बड़ी तैयारी थी। और ये जो आप पैटर्न वगैरह की बात कर रहे हो, इट्स नथिंग फॉर अस। ये मुझे कभी नहीं लगा कि कोई पैटर्न चेंज हो रहा है। अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं तो पूछना चाहिए। अर्थ क्रियाकारित्व इति सत लक्षणम, महात्मा बुद्ध ने कहा था, नवीनता जो परिवर्तन होता है वो होना चाहिए।
वो नवीनता को परिभाषित करता है, बासीपन नहीं होना चाहिए। वही मटेरियल आएगा तो आपकी रिसर्च एटीट्यूड नहीं जाएगी, आप इंक्वायरी नहीं करेंगे, आप उसी ट्रेडिशनल वन लाइनर क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन फैक्ट बेस्ड स्टडी के ऊपर जाएंगे। और जब आप पढ़ाएंगे तो जोकर बन के सामने दिखेंगे, सीधी सी बात है। आपका आई कांटेक्ट नहीं होगा, आप इधर उधर झांकते रहेंगे। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, यू कांट एक्सप्लोर योरसेल्फ, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन कंसेप्ट। ये बात है, आपको उदाहरणों की समझ नहीं है। जब आपके पूरा क्रिस्टल क्लियर है मैटर, मसला ये नहीं होता है कि एग्जाम पास करने के लिए बहुत पर्याप्त पढ़ना पड़ता है, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है आप उस जिस मटेरियल को पढ़ रहे हो उसका किस कॉन्टेक्स्ट में आपने पढ़ा है, कोरिलेशन दूसरे मटेरियल के साथ में क्या है, उस समय वैश्विक स्तर पे क्या हो रहा था। जैसे भारत का रिनेसा हम पढ़ते हैं, पुनर्जागरण, तो उसमें राजा राम मोहन राय से स्टार्ट करके मिड ऑफ 20th सेंचुरी तक का मामला है। तो आपको किसी दिन ये भी पूछने बैठ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न रिनेसा एंड इंडियन रिनेसा, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं ये मेरे सिलेबस में नहीं है, ऐसे तुलना करना अलाउ नहीं आरपीएससी को, ये ट्रेंड चेंज हो गया। काहे का ट्रेंड चेंज हो गया? हमें देखना है कि वो उन्होंने साइंटिफिक और प्रोग्रेसिव एटीट्यूड जो है उसको अडॉप्ट किया था इन डिफरेंट फील्ड्स, चाहे लिटरेचर हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे साइंटिफिक इन्वेंशन हो, कोई भी। तो सभी के अंदर उन्होंने नवीन प्रवृत्तियों का समावेश किया और प्रगतिशील पक्ष को, बौद्धिक पक्ष को, तार्किक पक्ष को, वैज्ञानिक पक्ष को समाहित किया, मानववादी विचारधाराएं वो लेके आए। जबकि हमारे यहाँ पर जो रिनेसा या पुनर्जागरण जो था, ये ट्रेडिशनल एक्टिविटीज या ट्रेडिशनल पैटर्न को ज्यादा फॉलो कर रहा था। ये उतना प्रोग्रेसिव नहीं था जितना वो था। जैसे एनी बेसेंट हैं, दयानंद सरस्वती हैं, बैक टू वेदास, एनी बेसेंट जो हैं वो भी कुछ ट्रेडिशनल जो कस्टम है उनको सपोर्ट कर देती है। वेदांत सोसाइटियां जो बनी तो वो ठीक है, प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन है तो उपनिषद बेस्ड ना। तो ये रूढ़िवादी जो हमारा पैटर्न था सोसाइटी का, उसके बेस पर हमारे प्रेजेंट को ठीक करना चाह रहे थे। तो आपको ऐसी समझ होनी चाहिए, यू हैव टू बी विद दिस काइंड ऑफ मैटर, आपको होना चाहिए। बाकी हाँ मैं रोने बैठ जाऊं, हाँ आपके साथ बुरा हुआ, हाँ आपने पढ़ाई बहुत की लेकिन प्रश्न नहीं आया, हाँ ये आरपीएससी आपके साथ बुरा कर रही है, क्या मतलब भाई इसका? मैं नहीं मानता है। अगर दुनिया में आए हो तो आपको बढ़िया करना पड़ेगा, और बढ़िया करने के लिए इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि हम हमारी कमी को कैसे सुधारें। याद रखना, जिस दिन आप सफल उस दिन होंगे जिस दिन आप अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को और असफलता की जिम्मेदारी खुद लेंगे, उस दिन होंगे। समझ रहे हो? पढ़े हो अच्छा ठीक है, लेकिन वो जो पास होके जा रहे हैं वो आप ही में से हैं, उसी मटेरियल के साथ में हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं। आप किताब लेके थोड़ी ना चले जाओगे अंदर। किसी ने बहुत सारी बड़ी किताब लिख दी, बहुत सारे बड़े नोट्स प्रोवाइड कर दिए, इधर से उधर से जुटा जुटा के कॉपी पेस्ट करके चल रहा काम सारा। हाँ, कितने कैपेबल हैं आप, कितने अपने बच्चे को अंडरस्टैंडेबल पोजीशन में पहुंचाया आपने, कितनी समझ विकसित की है उस बच्चे की। इट्स एथिकल ड्यूटी ऑफ ए टीचर और ए प्रोपेगेटर और ए राइटर, ये किसी भी लेखक, शिक्षक और प्रस्तोता की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को उस मुकाम तक लेके जाए, उसे अभिप्रेरित करे, उसे सेटिस्फाइड करे, उसे ट्रेंड करे, उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाए। बिकॉज अल्टीमेटली यही तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। बच्चे को बरगलाए नहीं। टीचिंग प्रोफेशन इज नॉट ओनली प्रोफेशन बट इज मोर देन प्रोफेशन, दिस इज अ सैक्रेड वर्क, एक पवित्र कार्य है। कई बार मुझे कहते हैं कि आपने सिविल्स का जो है क्यों छोड़ा, आरएस में आप सिलेक्ट हुए, जेसीटीओ का पोस्ट था, प्रमोट हो गए, एसीटीओ बन गए लोग, और भी बन गए सर्विस टैक्सेस में। और मैंने कहा भाई मुझे किक नहीं मिली। ऊर्जावान बच्चों के साथ रहना और उन्हें और ज्यादा ऊर्जावान बनाना दुनिया का सबसे पवित्र काम है यार। तो इसको खूबसूरती के साथ निभाया जाना एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी भी है, एक टीचर की जिम्मेदारी भी है। इसलिए हमारे सभी प्रबुद्ध जन साथियों से भी निवेदन रहेगा कि वो बच्चों को एप्रोप्रिएट मटेरियल तक उनकी अप्रोच करें, एप्रोप्रिएट मटेरियल उनको लिख के
प्रस्तुत करें। अगर गाइड लिख रहे हैं, अब जैसे पवन की गाइड है राजस्थान का इतिहास, तो उसके अंदर उसने राजस्थान इतना अस्त व्यस्त है। अब आप कहेंगे कि राजस्थान में ट्रेंड चेंज हो गया, मैं ये कह रहा हूं कि जो ट्रेंड चेंज हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं, आरपी व्यास के वॉल्यूम्स को आप पढ़ेंगे तो मोर देन 700 के करीब आपके पेजेस हो जाएंगे। तो इतने में से आप 2-3 सवाल निकाल के लाएंगे तो क्या पढ़ेंगे आप, बाकी चीज कैसे पढ़ेंगे? आपको सहारा लेना पड़ेगा। एक व्यक्ति की पूरे जीवन की कमाई होती है, सार होता है, लेकिन ऐसा है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा एक साथ। अगर आपने थोड़ा मैथ्स भी पढ़ा, थोड़ा रीजनिंग भी पढ़ा, करना पड़ेगा। अब ये करना पड़ेगा क्योंकि आपको 30 का जो बैरियर पास करना है तो वो करना ही पड़ेगा। अपने संसाधनों को बदलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उन्हें अपडेट करने की जरूरत है थोड़ा बहुत, और उसमें भरोसा रखने की जरूरत है, और अपने सीमित तैयारी को एक बैकबोन बनाना है। उसके इर्द गिर्द आप जोड़ सकते हैं। आपका जो बेसिक मटेरियल है उसको आप कभी चेंज नहीं करें, उसके आसपास कुछ नई चीजों का समावेशित कर दें। अन्यथा जो अब तक आपने हासिल किया है और जहां पे आप 29 पे बैठे हो, 28 पे बैठे हो, उधर भी अच्छा कर रहे हो, ये भी सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, हमें जो जो हमारे पास प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन हमें उसकी समझ होनी चाहिए कि वो हमें प्राप्त है या नहीं है। बस इसी शब्दों के साथ मैं ये कहूंगा कि निसंदेह कुछ परिवर्तन हुआ है, क्वेश्चन के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है, क्वेश्चन के कंटेंट में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता है तो उसमें हल्ला करने की जरूरत नहीं है। हल्ला इसलिए हो रहा है क्योंकि हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन का जो मटेरियल है वो 15 में से अच्छा बच्चा है वो 12 से स्टार्ट कर देता था, 12, 13, 14 तक लगा देता था स्कोर, लेकिन इस बार वो नहीं हुआ है। तो हमेशा अच्छे की उम्मीद ना करें, कई बार हमारा बुरा भी होता है, और बुरे वक्त में हमें कैसे जवाब देना है ये हमें तय करना है, ये हमारी तैयारी तय करेगी। यही तो वो चीज है जो कंपटीशन में आपको औरों से अलग करेगी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े, और कुछ काम की बातें अगर आपको लगें तो उन्हें ग्रहण करें, नहीं लगे तो निकाल दें। ये मेरे निजी विचार हैं, और प्रस्तुतः किसी भी प्रकार के किसी को व्यक्तिगत हानि पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं रखता है। अगर किसी के साथ इसकी कोरिलेवेंसी है या सहसंबंधता है तो इसे महज इत्तेफाक समझें। धन्यवाद।